आजाद भारत के इतिहास में कांग्रेस पार्टी ने विभिन्न चुनावों में विभिन्न नेताओं के तत्वावधान में अपने पक्ष में चुनाव के परिणाम को लाने के लिए किस तरह से वोटों का खेल किया था। 1952 के चुनाव में तत्कालीन नेता आदरणीय स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में बैलेट बॉक्स जो भरे हुए थे उनमें नाइट्रिक एसिड डाल करके उन बैलेट बॉक्सेस में भरे हुए वोटों को जहां जिनके चलते हुए परिणाम निगेटिवली इंपैक्ट हो सकता था, उनको नष्ट भ्रष्ट करने की घटनाएं अखबारों में छपी थी। उनके बाद के कालखंड में गांधी नेहरू परिवार ने एक बार फिर सत्ता में बने रहने के लिए जिस तरह से इंदिरा गांधी जी के चुनाव के समय में सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग करने के साथ साथ में मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए अनैतिक तरीकों का इस्तेमाल किया, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनके इलेक्शन को खारिज किया था, वो हम सब के संज्ञान में है। परिवार के तीसरे नेता राजीव गांधी जी जब कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व कर रहे थे, उनके अपने मतदान क्षेत्र, अपने लोकसभा क्षेत्र अमेठी में जिस तरह से खुले आम बूथ कैप्चर हुए थे, लोगों को मतदान करने से रोका गया था अनैतिक तरीकों से, उसको लेकर के अमेठी में रीपोलिंग कराने की आवश्यकता पड़ी थी। रीपोलिंग न की जाए, इसको लेकर के उसे रोकने के लिए अनेक तरह के प्रयास किए गए थे। सोनिया गांधी जी, कल एक प्रश्न उनको लेकर के पूछा गया था और मैं आश्चर्यचकित हूं कि किसी भी विषय का तुरंत फुरत जवाब देने के लिए जो कांग्रेस पार्टी के सिपहसालार सामने आते हैं, 24 घंटे बीत जाने के बाद में भी कांग्रेस पार्टी में उस प्रश्न को लेकर के न परिवार की तरफ से और न पार्टी की तरफ से किसी तरह का कोई प्रत्युत्तर आया है। पूरी कांग्रेस पार्टी उस पर मौन साधे हुए, ये अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह है कि 1983 में जब सोनिया गांधी जी को भारत की नागरिकता मिली थी, उससे 3 साल पहले बिना भारत का नागरिक हुए किस तरह से, किस कानून से, किस आधार से उन्होंने मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करा करके मताधिकार का प्रयोग किया था। राहुल गांधी जी जब से कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं, हर ऐसे अवसर पर जब देश को एकजुट होने की आवश्यकता थी या हर एक ऐसा अवसर जब देश किसी विषय को लेकर के गर्व कर रहा था, तब उन्होंने विरोधी ताकतों या विदेशी ताकतों के साथ में गलभैयां करते हुए उनके साथ में अपने संबंधों को और अधिक प्रगाढ़ करते हुए भारत के विरोध में बात करने वालों की ताकत को और अधिक बढ़ाया। मैं सिर्फ कुछ विषय आपके संज्ञान में जो मैंने विषय रखे हैं उसके बारे में रखना चाहता हूं। 1952 के चुनाव की चर्चा मैंने आपके सामने की कि प्रारंभ से ही गांधी नेहरू परिवार ने किस तरह से अपने अनुकूल परिणामों को प्राप्त करने के लिए मतदान प्रक्रिया के साथ में मतदाता सूची निर्माण से लेकर के चुनाव की पूरी प्रक्रिया को अपने पक्ष में परिवर्तित करने के लिए किस तरह का खेला किया था। पहले इलेक्शन ने बैलेट टेम्परिंग, वोट के लिए नोट या रिश्वतखोरी, वोटों का इंटिमिडेशन करना, अपने मन माफिक परिणाम लाने के लिए वोटों को अनैतिक रूप से कैंसिल करना, कैश फॉर बैलेट और बैलेट बॉक्सेस में एसिड डाल करके वोटों को प्रभावित करने का पाप किया था। जवाहरलाल नेहरू जी ने मौलाना अब्दुल कलाम आजाद साहब का चुनाव 1952 में रामपुर लोकसभा से जीता जा सके,
परिणाम घोषित होने के समय में वोटों को डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को दबाव देकर के तीसरे उम्मीदवार विशन चंद्र सेठ के वोट सारे मौलाना आजाद को ट्रांसफर करा करके और उस चुनाव में उनको विजय दिलाई थी। ये सारा विश्व इस बात को जानता है। 1952 के चुनाव में बाबा साहब अंबेडकर लोकसभा में न पहुंचे, इसको लेकर के नेहरू ने पहले उनके सामने जो कैंडिडेट खड़ा किया, कम्युनिस्ट पार्टी के साथ में एक गठजोड़ बनाया और उसके बाद में भी चुनाव के परिणाम अनुकूल न आना पाते हुए 74,333 वोटों को उस समय में इनवैलिड डिक्लेयर कराया गया और 74,333 वोट इनवैलिड डिक्लेयर करने के चलते हुए अंबेडकर मात्र 14,561 वोटों से चुनाव हार गए थे। इस तरह से 1952 से मैं कुछ उदाहरण मात्र आपके सामने इंगित करना चाहता हूं। 1957 के चुनाव में रायचियारी बिहार में जिस तरह से देश ने पहली बार ऑर्गेनाइज रूप से बूथ लूटने का खेल देखा था, वो कांग्रेस पार्टी के संरक्षण में, तत्कालीन नेताओं के संरक्षण में हुआ था। जम्मू कश्मीर का उदाहरण हम सबके सामने है। 3 दशक तक जिस तरह से जम्मू कश्मीर में चुनावों को प्रभावित किया गया कांग्रेस पार्टी के सरकारों के समय में, 1951 के चुनाव में जब ये घोषणा की गई थी, कांग्रेस और एनसी ने यह तय किया था कि सभी मतदान क्षेत्रों में, सभी चुनाव क्षेत्रों में केवल एनसी के ही उम्मीदवार खड़े होंगे, उसके अतिरिक्त कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं हो सकता। जम्मू प्रजा परिषद के जो कैंडिडेट्स खड़े हुए थे उन सब के कैंडिडेचर फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म, नॉमिनेशन फॉर्म रिजेक्ट कर दिए गए और बिना किसी विरोध के निर्विरोध सारी की सारी सीटें उस समय एनसी ने जीती थी। यह खुला खेल संविधान की हत्या और लोकतंत्र की हत्या का नंगा नाच उस समय में तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी के नेतृत्व में हुआ था। ठीक इसी तरह से 1957 के चुनाव में, 1962 के चुनाव में, 1967 के चुनाव में जिस तरह से नॉमिनेशंस को रिजेक्ट करने का खुला खेल हुआ, वो आज इतिहास के पन्नों में सुस्पष्ट रूप से दर्ज है। इंदिरा गांधी जी के समय में, जैसा मैंने आपके सामने उल्लेख किया, अपने आप को चुनाव हारना ऐसा निश्चित मानते हुए, जहां एक तरफ चुनाव में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया गया, धन का दुरुपयोग किया गया, लेकिन उससे पहले भी 1963 से 67 के कालखंड में भी पैसा बहा करके और मसल पावर के आधार पर चुनाव जीतने का खुला खेल हुआ था। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि यहां ज्यादातर आप सब युवा पत्रकार मित्र बैठे हैं। यदि पुराने अखबारों को या पुराने लोगों से आप चर्चा करेंगे तो आप पाएंगे कि उस समय एक नारा हुआ था कि सहाय से नोट लो और महामाया को वोट दो। इंदिरा गांधी जी को वोट चुनाव जिताने के लिए खुलेआम ये नारा पब्लिकली लगाया जाता था कि सहाय जो उनके चुनाव का संचालन करने वाले थे कि उनसे नोट लेकर के और महामाया को यानी इंदिरा गांधी जी को वोट देना है। ठीक इसी तरह से 1969 के चुनाव में भी बूथ कैप्चरिंग और वोटर्स को अनैतिक रूप से प्रभावित करने और इस तरह की मेल प्रैक्टिसेस को उस समय के सीईसी श्री एसपी सेन वर्मा ने रिकॉर्ड किया था। 1972 के चुनाव में जिस तरह से इंदिरा गांधी जी और गृह मंत्री केसी पंत ने बंगाल और जम्मू कश्मीर के चुनावों को अनधिकृत रूप से प्रभावित किया था, आज वो कांग्रेस पार्टी संविधान का संरक्षण और लोकतंत्र के संरक्षण की बात कहकर के संविधान की पुस्तक को जेब में लेकर के घूम रही है। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में, उनके नेतृत्व में, उनके संरक्षण में 60 के दशक से लेकर के 70 के दशक तक हम सब लोगों ने, और आप चाहें तो YouTube पर इसके बहुत सारे वीडियोस आपको सबको देखने को मिलेंगे,
उस कालखंड की मूवीज में भी आपको देखने को मिलेगा कि किस तरह से बूथ कैप्चरिंग की एक इकोनॉमिक वर्टिकल उस समय देश के बहुत सारे प्रांतों में खड़ा हो गया था। इंदिरा गांधी जी का जब चुनाव, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह तय करते हुए, प्रमाणित मानते हुए कि यह चुनाव अनैतिक साधनों के तहत जीता गया है, जब चुनाव खारिज कर दिया गया था, तब देश ने लोकतंत्र की हत्या का वो काला अध्याय देखा और देश में इमरजेंसी थोप करके देश के नागरिकों को लोकतंत्र और संविधान के द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों से वंचित कर दिया गया था। प्रेस और मीडिया की स्वतंत्रता को बाधित कर दिया गया था और देश ने वो लोकतंत्र हत्या का नंगा नाच उस समय में देखा था। 77 में सरकार बनने के बाद में भी कांग्रेस पार्टी के संरक्षण में जिस तरह से डुप्लीकेट बैलेट्स के माध्यम से चुनाव प्रभावित किए जा सकते हैं, इसको लेकर के जनता पार्टी ने आवाज उठाई थी, आसाम जनता पार्टी ने आवाज उठाई थी। वो सब रिकॉर्ड आज भी जो है, वो दस्तावेज आज भी सुरक्षित हैं। राजीव गांधी जी के चुनाव में, जैसा मैंने आप सबके सामने उल्लेख किया कि 1989 के चुनाव में इलेक्शन कमीशन ने 97 पोलिंग बूथ्स पर अनैतिक तरीके से वोटर्स को प्रभावित करने, रोकने या बूथ कैप्चरिंग होने के आरोपों के प्रमाणित मानते हुए वहां रीपोलिंग का आदेश दिया था। ठीक इस तरह की घटनाएं राजीव गांधी जी के चुनाव में बाद के कालखंड में भी हुई थी। बहुजन समाज पार्टी के सम्मानीय नेता स्वर्गीय कांशीराम जी ने भी इलेक्शन कमीशन के सामने शिकायत दर्ज करके यह कहा था कि उनके कैंडिडेट्स को हराने के लिए वोटर लिस्ट से में नामों से छेड़छाड़ के बाद में चुनाव प्रक्रिया को भी बाधित करने और उसे अपने अनुकूलता के अनुरूप उसे परिवर्तित करने का काम हुआ है। ऐसी अनेक घटनाएं देश में पिछले समय में कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेताओं के संरक्षण में देश की जनता ने और देश की चुनाव प्रक्रिया ने देखी है। मैंने जैसा आपके सामने कहा कि सोनिया गांधी जी जो 1983 में भारत की नागरिकता हासिल कर पाई, वो 1980 में देश की मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करा पाई। कांग्रेस पार्टी से एक बार फिर मैं आज प्रश्न करता हूं कि ये वोटर लिस्ट को प्रभावित करने का खेल उन्होंने कैसे और क्यों कर किया था और किस तरह से एक व्यक्ति देश का मतदाता हुए बिना, देश का नागरिक हुए बिना देश का मतदाता बनने का अधिकार हासिल कर पाया था। मैं ये मानता हूं कि सोनिया गांधी जी ने 80 और 80 में जो चुनाव में मतदान किया था, वो निश्चित रूप से भारत के सार्वभौमिकता को चुनौती देते हुए भारत के संवैधानिक प्रक्रिया को जो है उद्धता बताने के अनुरूप था। इसके बाद के राहुल गांधी जी के नेतृत्व काल में जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने हर उस क्षण में जब भारत कहीं गर्व कर सके, जिस विषय पर भारत गर्व कर सके, उस विषय पर भारत को नीचा दिखाने के लिए या तो संदेह के बादल पैदा किए, और हम सब ने देखा, आप सबकी जानकारी में है कि किस तरह से उन्होंने विदेशी ताकतों के साथ में गठजोड़, ऐसे समय में जब भारत को एक सॉलिडारिटी की आवश्यकता थी, तब गठजोड़ बना करके विदेशी ताकतों के हौसलों को बढ़ाने के लिए काम किया।